तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन की आखिरी क्लास, और आर्टिकल है 8.10 जो कि है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी मैथमेटिक्स है और इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। भाई काइनेटिक एनर्जी तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप पहले यही हेडिंग दे दीजिए, एनर्जीज ऑफ अ सैटेलाइट। एनर्जीज ऑफ अ सैटेलाइट। अब ऑब्वियसली सैटेलाइट है तो ऑर्बिटिंग तो होगी ही होगी, सैटेलाइट है तो रुकी हुई तो नहीं होगी। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला तो है हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि तुम एक सैटेलाइट की बात कर रहे हो तो तुम उसके फॉर्मूले में ऑर्बिटल वेलोसिटी ले लेना, और सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम, और ऑर्बिटल वेलोसिटी है √g/r का स्क्वायर। ये सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम into gm/r। सो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी प्लस gm/2r। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, जिसमें शायद आपको 5 से भी ज्यादा स्टार देने चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप डिराइव भी कर सकते हैं अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद है। यहाँ जरूर बोलिए कि एस्केप होता तो मैं 2 लिखता ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर। एस्केप नहीं है, ऑर्बिटल है, हाफ एम वी स्क्वायर डिराइव करिए, और फाइनली इसे अच्छे से बहुत बार रटिए, बहुत बार रटिए, बहुत बार, बहुत काम आएगा ये आपको। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी के ये फॉर्मूले हैं, और ऑफ कोर्स जहां जरूरत पड़ेगी हम आर को RE+H कहेंगे। जो आर है ये सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस है, ये सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस है। इसी रूप में आप याद करिए, इस रूप में ही याद करिए, ये RE+H लिखने के बाद नहीं, ये ज्यादा सिंपल। फिर आप हेडिंग दे दीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, potential energy of a satellite. Considering gravitational potential energy at infinity to be zero, हम यही मानते हैं the potential energy at a distance r possessed from the center. सर हाँ बोलिए। किसी केस में सर इन्फिनिटी नहीं दिया है तो सर फिर आपने एक एग्जांपल सॉल्व कराया था, वैसे ही करना है ना सर, जिसमें हमने दोनों पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी थी इनिशियल पोजीशन पे। वो उसके रिस्पेक्ट में ही है, वो इन्फिनिटी पे ही जीरो है, यही मान के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले आपको दिए गए। ये जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं -gmem/r, ये यही मान के दिए गए हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसलिए जहां भी आप देख रहे हैं वहां नेगेटिव है। बेसिकली अर्थ के रिस्पेक्ट में जितने भी सवाल बनते हैं उनमें अपन इन्फिनिटी पे ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, सभी सवालों। बाकी वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस चेंज किया जा सकता है, पर अगर अगर कुछ नहीं बोला है तो आप अपना आराम से जो फॉर्मूला आपके पास आया है ना, वो सिर्फ तब आया है जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। उस पे से दिमाग अभी हटा लें, आप कहाँ जीरो है कहाँ नहीं है, आप दिमाग हटा लें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -gm/r, बस वही ध्यान रखिए। पोटेंशियल एनर्जी का आपको इस चैप्टर में फॉर्मूला चाहिए -gm/r। ऑफ कोर्स ये तब है जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अभी आप इसके अलावा कुछ भी और ध्यान ना रखें, ये फॉर्मूला होता है -gm/r। किसके रिस्पेक्ट में है किसके रिस्पेक्ट में नहीं है ये ग्रेजुअली क्लियर हो जाएगा, उसका लोड अभी दिमाग पे ना लें। अब अगर ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है और ये डिस्टेंस r है, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, तो इस हाइट पे, इस डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे भी होता, रेस्ट पे है या मोशन में है, उससे काइनेटिक एनर्जी को फर्क पड़ेगा, उससे पोटेंशियल एनर्जी को तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी भी वही होगी जो किसी उस ऑब्जेक्ट की होती जो कि इस हाइट पे रेस्ट पे होता। तो लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला है बस। ये कब है कब नहीं है हमें इससे मतलब नहीं है, हमसे कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो हम कुछ भी दाएं बाएं बात किए बगैर सिर्फ ये फॉर्मूला देंगे, वरना हमारा यहाँ फोकस कम हो जाएगा और यहाँ हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। इस समय हमने कहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है कहाँ नहीं मानी है दिमाग में ना लाएं।
अगर इससे कभी अटकेंगे आप, इससे काम ना चले, तब आपको एक्स्ट्रा सोचना होगा और तब ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट इस हाइट पे रेस्ट पे होता तो भी उसकी वही पोटेंशियल एनर्जी होती जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की है। ऑर्बिट की वजह से, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं। लिख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ। वहां और ऑफ कोर्स मासेस पे डिपेंड करता है, इसके मास पे और इसके मास पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है एंड नॉट ऑन स्पीड। नॉट ऑन स्पीड ये भी लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will also have potential energy. An object at rest will also have potential energy, same as that of orbiting satellite. ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितनी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की है। If the kinetic energy is positive and the potential energy is negative, however in magnitude the K is half. तो यहाँ हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि K जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इस चैप्टर में नेगेटिव होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहता हूँ नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है। ये इंफिनिटी पे जीरो आती है, तो बाकी सारे पॉइंट्स पे जो इंफिनिटी से अंदर है वहां वो नेगेटिव आएगी, जीरो से कम। इसके फॉर्मूले में हमेशा नेगेटिव आता ही है, रीजन हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इस फॉर्मूले से जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है। तो अब एक ऑब्जर्वेशन और करनी है कि अगर सैटेलाइट की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का आधा, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, और जी m/2r होती है। ये टर्म आप, ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। ऐसा भी आप ध्यान रखें कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। ऑफ कोर्स साइन का तो फर्क है ही, वो तो हम देख ही लेंगे, पर मैग्नीट्यूड में अलग से लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड K of a satellite is always half. In magnitude, K of a satellite is always half of its potential energy. Magnitude में K of a satellite is always half its potential energy. ये फॉर्मूले दो आपको बड़े ही ज्यादा ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग से हमें बहुत बार पता है, और यहाँ फिर से हम उस पर 5 स्टार देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा प्लस, तो gmem/2r, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा माइनस और gmem/r। इन पर पूरा ध्यान दें। अब फाइनली वो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। टोटल एनर्जी उसे E कह रहा है, ऑफ कोर्स वो K + P है, मैं उसे टोटल एनर्जी ही लिखते चलता हूँ। ऑफ कोर्स मेरा मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी से ही है, किसी भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। K है प्लस gmem/2r और ये है माइनस gmem/r। तो 2 से मैं से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, तो हो जाएगा -2 gmem/2r प्लस gmem/2r, ये हो जाएगा माइनस gmem/2r। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस पे भी आपके 5 स्टार जाएंगे। हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है। सिर्फ एक ही एनर्जी है जो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो काइनेटिक एनर्जी भर नेगेटिव नहीं है, तो यही पॉजिटिव है, बाकी सारी एनर्जी नेगेटिव। और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है मैग्नीट्यूड। अगर ये प्लस, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात कर दूं या काइनेटिक एनर्जी की बात कर दूं, तो मैग्नीट्यूड में वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, और वो मैग्नीट्यूड में टोटल एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होती है। हाँ, ये दोनों नेगेटिव होती है, काइनेटिक पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। काइनेटिक पोटेंशियल की आधी है,
और काइनेटिक टोटल के बराबर। मतलब हम ये याद करना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, अलग से लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी या फॉर्मूले में डिनोमिनेटर पे 2 नहीं आता, देखिए only the formula of potential energy does not have a term of 2 in the denominator। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के डिनोमिनेटर में 2 का फॉर्मूला नहीं आता। और फिर से दोबारा लिखिए, P and T, potential energy and total energy are negative, potential energy and total energy are negative। तो हम ये एनर्जीज के अगर सिर्फ फॉर्मूले दोबारा रिवाइज करें, इसकी समरी पढ़ें, तो काइनेटिक एनर्जी है G_MEM/R, पोटेंशियल एनर्जी है, मैं सब में जो कॉमन टर्म है वो लिख लेता हूँ, सब में ये तो है ही। अब इनमें 2 भी आता है और इसमें प्लस आता है और इन दोनों में माइनस है। इस तरह से ये फॉर्मूले लिखे जाएं, आपको विश्वास नहीं होगा पर आप इन फॉर्मूलों में ही गलती करते हैं। खूब सबसे ज्यादा सवाल मेरे हिसाब से तो ग्रेविटेशन के चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल इन 3 चीजों में से आते हैं। एग्जाम में, नीट में, जेई में मैक्सिमम सवाल सैटेलाइट की एनर्जी के आते हैं और हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसा हमें लगता है कि याद हो गया है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो जाती। ये सबने G_MEM/R लिखिए, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और बाकी दोनों नेगेटिव, और सिर्फ इसमें नीचे 2 नहीं आता, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है। इसे इस तरह से याद करें। 2 बातें आपको याद रखनी है, G_MEM/R तो आएगा ही आएगा। G_MEM/R के डायमेंशंस काइनेटिक एनर्जी के होंगे, पोटेंशियल भी नेगेटिव और टोटल भी नेगेटिव, और पोटेंशियल में नीचे 2 नहीं आता, काइनेटिक में भी 2 आता है, टोटल में भी 2 आता है। T for 2, T for total, टोटल में तो 2 नीचे आएगा ही है, T for 2, T for total, टोटल में तो 2 आएगा ही आएगा। और बस बाकी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं एसेंशियली इस चैप्टर में। थोड़ी बहुत अगर थियरी है तो उसे शुरू में इग्नोर किया जाए, कुछ बात क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से तो उसे शुरू में इग्नोर किया जाए और सीधे सवाल फेल दिए जाए। जैसे जैसे आपसे सवाल बनते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। जहां जहां भी आपको मन में थोड़े बहुत डाउट्स हैं, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बातें बचेंगी जो आपको क्लियर नहीं होंगी। मेजॉरिटी बातें सिर्फ फॉर्मूले लिख लेने से काम हो जाता है आपका। फॉर्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूले लिखिए, समरी बनाइए, लिखिए, साइड में रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एक ही मंत्र है अगर आपको फिजिक्स में जीत पानी है तो। और ये बात सबसे पक्की है कि इसी के फिजिक्स के रिवीजन में ही, इस पूरे चैप्टर के रिवीजन में, ग्रेविटेशन के पूरे चैप्टर के रिवीजन में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने। ऐसा कोई चैप्टर किसी और सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। 10 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, ये आप मानेंगे। अगर तीसरी चौथी बार आप रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट नोट से ही केवल रिवीजन करते हैं आपको, ना क्लास नोट से रिवीजन करना है, ना एनसीईआरटी से रिवीजन करना है। मेजॉरिटी मैक्सिमम बार केवल शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है, केवल शॉर्ट नोट्स, बात ही खत्म। 10 बार शॉर्ट नोट से रिवीजन करिए, 5-5 मिनट लगने हैं आपको, 50 मिनट में 10 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। हालांकि अलग अलग मौकों पर रिवीजन हो, एक रिवीजन आज हो, एक फिर 2 दिन छोड़ के हो, फिर 2 दिन छोड़ के हो। आपको बकायदा एक चार्ट बना लेना चाहिए फिजिक्स के लिए, तो चैप्टर का नाम लिखना चाहिए और साइड में कॉलम्स बनाने चाहिए, और एक शॉर्ट नोट एक बार पढ़ा तो उस पर टिक कर दीजिए, फिर एक टिक कर दीजिए, फिर एक टिक कर दीजिए। जितनी बार आप शॉर्ट नोट रिवाइज करते जाए उतनी बार टिक कर दीजिए। देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये वाला चैप्टर में 50 बार रिवाइज कर चुका हूँ। और जिनमें कम टिक लगे हैं उनको शॉर्ट नोट से और रिवाइज करिए। शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना बहुत समझदारी है और फिजिक्स में वो पर्याप्त, फिजिक्स में वो पर्याप्त। शॉर्ट नोट्स में मेजॉरिटी आपके फॉर्मूले हो, बहुत थोड़ी कहीं थ्योरी हो,
वो थ्योरी में हम 5 स्टार देते हैं, हम थ्योरी पे 5 स्टार वाली थ्योरी तो हो गए। अब आपसे कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ अ सर्कुलेटिंग ऑर्बिटिंग ऑफ सर्कुलरली ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज thus negative with the potential energy being negative but twice in magnitude। बस आप यही लिख दीजिए, या रुकिए एक मिनट। मेरा यही कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की फील्ड से अभी बंधा हुआ है, जो अर्थ की फील्ड को छोड़ के बाहर नहीं गया है, उसकी टोटल एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव होगी, फिर भले ही वो सैटेलाइट क्यों ना। लिखिए एक लाइन, if an object is still bound to the field of earth, if an object is still bound to the field of earth, its total energy is negative। If an object is still bound to the field of earth, its total energy is negative, and therefore total energy of a satellite, therefore total energy of a satellite is also negative। Total energy of a satellite is also negative। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराते हैं और जस्ट सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से भेजते हैं जिससे कि वो बस वो इंफिनिटी पे पहुंच जाए, तब उसकी टोटल एनर्जी जीरो होती है। एस्केप एनर्जी की अगर बात करें तो माइनस जी एम ई एम बाय आर प्लस एस्केप एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन इंफिनिटी प्लस हाफ एम वी इंफिनिटी स्क्वायर लिखते थे ना, तो ये भी जीरो हो जाता था और ये भी जीरो हो जाता था। अगर ऑब्जेक्ट को हम जस्ट एस्केप कराना चाहते हैं तो ये भी जीरो तो ये भी जीरो, तो ये पी प्लस के ही है टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी उसकी जीरो हो गई ना। किसी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी जीरो है ना, तो वो जस्ट एस्केप करेगा और वहां पे फिर वो रेस्ट पे जिंदगी भर पड़ा रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। ऐसा ही लिख दीजिए कि if total energy of an object is zero, total energy of an object is zero, it just escapes, just escapes Earth's speed, it just escapes Earth's speed with zero velocity। ये अर्थ की फील्ड को जस्ट एस्केप करता है और उस समय उसकी जीरो वेलोसिटी होती है, यानी जीरो काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट को एनर्जी एस्केप एनर्जी से ज्यादा दे दी जाए तो वो जब इंफिनिटी पर होगा ना तो उसमें थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी, तब उसकी, इसका मतलब टोटल एनर्जी अर्थ पे ही पॉजिटिव हो गई। क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए। थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूं मैं, पर हाँ शायद ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब सवाल तो करने ही पड़ेंगे। लिखिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पे है, सैटेलाइट नहीं है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is given a kinetic energy of 3 times the escape energy, is given a kinetic energy of 3 times the escape energy, 3 times the escape energy। तो पार्ट नंबर 1 है, सवाल का पहला पार्ट है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। Calculate the total energy of the object on the surface of Earth। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का नहीं है, थोड़ा सा मैं इस समय बाहर जा रहा हूँ। तो माइनस जी एम ई एम बाय आर ई ये पोटेंशियल एनर्जी है, और जो एस्केप एनर्जी होती है वो इसकी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होती है, प्लस 3 जी एम ई एम बाय आर ई ये इसकी टोटल एनर्जी है। तो जो टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ही हो गई, और जो हर जगह हो गई टोटल एनर्जी हो गई प्लस 2 जी एम ई एम बाय आर, एंड दिस इज कंजर्व्ड। इतनी टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट में हमेशा रहेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी थी और तुमने इसी की पॉजिटिव वैल्यू एस्केप एनर्जी होती है, तुमने इसकी 3 टाइम्स एनर्जी दे दी, तो टोटल एनर्जी इसमें पता नहीं कितनी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ वो पॉजिटिव,
और ऑफ कोर्स ये टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मेन बात यह है कि अब ऑब्जेक्ट की अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है ना, अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है तो हम ये समझेंगे कि अब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी को क्रॉस करेगा ना, तो भी उसमें टोटल एनर्जी तो इतनी ही रहेगी, और तब उसमें काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलने के बाद कुछ बच जाएगी, कुछ वेलोसिटी बच जाएगी। ऐसे ही लिख दीजिए आप तो एक लाइन कि इफ टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, if total energy of an object is positive, then it escapes Earth's field. Total energy of an object is positive, then it escapes Earth's field with a finite positive velocity. With a finite positive velocity. इस सवाल को तो हम आगे अभी थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। पहले हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड से भी बंधा हुआ है। अगर टोटल एनर्जी जीरो है तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तक पहुंचेगा, वापस तो नहीं गिरेगा, पर वो आगे भी नहीं बढ़ेगा। और अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है तो फिर ऑब्जेक्ट एस्केप करेगा और उसकी डेफिनेट इंटरस्टेलर स्पेस में कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, वहां पे भी उसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव ही होगी। ये समरी मैं इस सवाल के बाद आपको लिखवा दूंगा। पार्ट बी लिख लीजिए पहले, सवाल का जब इतना पढ़ा है तो आगे कर ही लेते हैं। पार्ट बी लिख दीजिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट एस्केप्स इंफिनिटी, व्हेन इट क्रॉसेस इंफिनिटी। इसी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जब ये इंफिनिटी को क्रॉस कर लेता तो ये अर्थ की सरफेस पे है P प्लस के, अब इंफिनिटी पे P प्लस के, ये इक्वेशन बनेगी। सरफेस पे P प्लस सरफेस पे K इज इक्वल टू इंफिनिटी पे P प्लस इंफिनिटी पे K। ये वाला टर्म तो हो गया जीरो, और ये हो गया 2gme m by re, दिस इज इक्वल टू हाफ m v इंफिनिटी का स्क्वायर, v इंफिनिटी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, और v इंफिनिटी का फॉर्मूला हो गया 4gm by re। ये आंसर है। हो सकता है उन्होंने gme को gre स्क्वायर रख के दिया, तो हो जाएगा √4 gre, हो जाएगा 2 √gre। ये है कहानी। ये टफ सवालों में कहलाता है, ये टफ सवाल है। एनसीईआरटी के बाहर का सवाल हो गया इस समय, तो फिलहाल कॉन्सेप्ट तो पूरा एनसीईआरटी पर है। हाँ, ये सवाल मैं ये नहीं कह सकता कि ये आएगा नहीं, पर मैं फिलहाल सिर्फ एनसीईआरटी लाइंस पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी लाइंस पढ़ा रहा हूँ तो ये वाला डिस्कशन बाहर का था। बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। P plus K on the surface of Earth is equal to P at plus K at infinity। ये जीरो है और ये बस में निकल आएगा। ज्यादा अगर आप देख रहे हैं ऑप्शन कैपिटल G और M के टर्म्स में है तो ये आंसर है, और अगर छोटे g के टर्म्स में जहाँ G सरफेस ऑन अर्थ पे G की वैल्यू है तो ये आंसर है। आपको सवालों में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कैपिटल G के पदों में है कि छोटे g के पदों में। कहानी खत्म। ये अच्छा टफ बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, मुश्किल से बनता है। ये इक्वेशन आदत डालने में टाइम लगता है आपका, और अगर आपको इसकी आदत पड़ चुकी है ऑलरेडी तो फिर तो फिजिक्स विल बी योर फेवरेट। इफ यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद इट, रीजनेबली कंफर्टेबल विद इट, तो फिर बस रिविजन्स की बात बचती है, फिर तो आप फिजिक्स में हाई स्कोर एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, करना ही चाहिए। हालांकि बायो के स्टूडेंट्स के लिए रहना तो वही चाहिए, साथ उनका बायो देता है, फिर साथ केमिस्ट्री देता है, और उसके बाद फिजिक्स पेपर में साथ दे पाता है। फिजिक्स कितना भी अच्छा लगता हो, या तो आप इतने डेयरिंग हो कि फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करें, तो फिर जितनी अच्छी फिजिक्स है उतने अच्छे मार्क्स भी आएंगे। वरना फिजिक्स कितनी भी अच्छी हो, फिजिक्स में आपके मार्क्स नहीं आते। साल भर आते हैं, फाइनल एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपके पास सिर्फ 50 मिनट बचते हैं फिजिक्स में, वो भी नहीं बचते कई बार। अगर है तगड़ी फिजिक्स, ये सब आपके लिए कंफर्टेबल है, तो फिर तो दमदारी दिखाइए और पहले अटेम्प्ट करिए। मैं वो तो रिकमेंड तो नहीं करता मेरी तरफ से,
पर अगर आपको चेक करना है कि आपकी फिजिक्स कैसी है तो फिजिक्स हमेशा पहले अटेम्प्ट करें, वरना आप मार्क्स से अपना नोशन मत बनाइए कि मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है। एग्जाम में जो आपके मार्क्स आते हैं वो इसीलिए केवल कम आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबसे एंड में करते हैं जब आप सबसे ज्यादा थक चुके होते हैं और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा फ्रेशनेस चाहिए होती है। सारे प्रेशर आप पे आखिरी आधे घंटे में ही आते हैं और आप 50 मिनट फिजिक्स को देते हैं तो 20 मिनट तक तो फिजिक्स ठीक चलती है और उसके बाद तो कहानी आपके हाथ से निकल जाती है। आखिरी आधा घंटा सब केओस ही कराता है, सब कुछ उसी समय होता है। सो वेल, ये एक बढ़िया सवाल था, अगर आपसे बन रहा है तो खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं आपको एक बात में समरी लिखवा देता हूँ, आप थियरी की एक बात लिख दीजिए, थियरी की एक बात लिख दीजिए डैश करके। इफ टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, if total energy is negative, object cannot escape, object cannot escape। टोटल अगर एनर्जी नेगेटिव है तो हो सकता है सैटेलाइट बन के वो घूमता रहे, या आपने ऊपर फेंका है तो जाए हाईएस्ट पॉइंट तक जाए और कहीं फिर वापस नीचे गिर जाए। टोटल अगर एनर्जी नेगेटिव है तो बाहर नहीं जा पाएगा। नंबर 2 लिख दीजिए, इफ टोटल एनर्जी इज जीरो, टोटल एनर्जी इज जीरो, द ऑब्जेक्ट विल जस्ट एस्केप, जस्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, जस्ट एस्केप और ब्रैकेट में लिख दीजिए जीरो वेलोसिटी। अगर टोटल एनर्जी जीरो है तो ऑब्जेक्ट विल जस्ट एस्केप विद जीरो वेलोसिटी। और नंबर 3, इफ टोटल एनर्जी इज पॉजिटिव, अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है then object will escape infinity, object will escape infinity, object will cross infinity with positive velocity, with positive velocity। बस यही एक लाइन इसने लिखी थी कि टोटल एनर्जी ऑफ सर्कुलरली ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज thus नेगेटिव। अलग से बस इतना ही स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया है, पूछ सकता है कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज डैश, चाहे इलिप्टिकली ऑर्बिटिंग हो चाहे सर्कुलरली ऑर्बिटिंग हो, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। अलग से एक पॉइंट एक स्टार लगा के लिख दीजिए क्योंकि एनसीईआरटी लाइन है। टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, चाहे ये सर्कुलरली ऑर्बिटिंग हो चाहे ये इलिप्टिकली ऑर्बिटिंग हो, अगर सैटेलाइट है और ऑर्बिट कर रही है तो इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। ये एनसीईआरटी की एक लाइन हमने फाइनली उठाई। कहता है the potential energy being negative but twice its magnitude of the positive kinetic energy, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी की बराबर। पोटेंशियल एनर्जी जो है हमेशा मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब उन तीनों में सबसे ज्यादा होती है। तो फॉर्मूले में आपको लिखकर दिखा चुका हूँ। काइनेटिक एनर्जी में आएगा प्लस Gm/2r, टोटल एनर्जी में आएगा माइनस Gmem/2r और पोटेंशियल एनर्जी में नीचे 2 नहीं आएगा, टोटल में तो 2 आएगा और जो टोटल का फॉर्मूला है वही काइनेटिक का फॉर्मूला है और पोटेंशियल में 2 नहीं आएगा। बस यही आपको बार बार रिवाइज करना है। कहता है the orbit of a satellite becomes elliptic, both the k and p vary from point to point, the total energy which remains constant is negative as in the circular orbit case। That is what we expect, since we have discussed before, if the total energy is positive or zero, the object escapes to infinity। वो बात इसने फाइनली अब बोल दी कि अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है या जीरो है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे एस्केप हो जाता है। हम मान लेते हैं अगर जीरो भी है टोटल एनर्जी तो हम मान लेते हैं कि एस्केप्स टू इंफिनिटी। उनकी बारीकियों में मत जाए, ये खाली वहां तक पहुंचेगा, एस्केप नहीं कर पाएगा, उन बारीकियों में आप ना जाए। फिर से लिख दीजिए इस लाइन को आप चाहें तो, इफ टोटल एनर्जी जीरो, इफ टोटल एनर्जी is zero or positive, if total energy is zero or positive, the object escapes to infinity। कम से कम टू इंफिनिटी तो चला ही जाता है। अगर वो पॉजिटिव है टोटल एनर्जी तो ये बियॉन्ड इंफिनिटी चला जाता है। हम भी इस बारीकियों में क्यों जाए। अगर टोटल एनर्जी जीरो है या पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी जीरो है तो इट एस्केप्स टू इंफिनिटी। फिर से लिख दीजिए चाहे तो, इफ टोटल एनर्जी जीरो, if total energy is zero, the object escapes to infinity, infinity तक चला जाता है। and if total energy is positive, total energy is positive, the object escapes beyond infinity। beyond infinity is a good word, कहीं भी आप इसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं कि आई एम एमिंग beyond infinity।
अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है then the object will go beyond infinity. फिर वो कह रहा है satellites are always at finite distance from the earth and hence their energies cannot be positive or zero. फिर से लिख लीजिए total energy of a satellite cannot be positive or zero. Total energy of a satellite cannot be positive or zero. अब जरूर इस पैराग्राफ में एक लाइन है कि when the orbit of a satellite becomes elliptical, then both k and p vary from point to point, and the total energy remains constant. Is negative. ऐसा हम एक केस जरूर बना लेते हैं बढ़िया सा। ये हमारा सन हो गया, ये एपिहीलियन हो गया, सॉरी पास वाला पॉइंट पेरिहीलियन है और अगले वाला पॉइंट एपिहीलियन है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस जो सेमी मेजर एक्सेस है ना, जो सेमी मेजर एक्सेस है वो ए है। तो एक्चुअली जिसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना वो माइनस जी एम एम अपॉन 2 ए होती है। जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। फॉर्मूला इसका एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, हमें इस फॉर्मूले की बात नहीं करनी चाहिए। टोटल एनर्जी जो भी है वो कांस्टेंट है और नेगेटिव है, बस इतना ही हमारे को ध्यान देना चाहिए। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और नेगेटिव है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पास है, यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पास है, इसको तेज भागना पड़ेगा, तेज भागेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पर के प्लस पी का सम कांस्टेंट है तो पी घटे। यहाँ अगर बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम है तो पी मिनिमम है तो पी मैक्सिमम है और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। बस इसी तरह हमें यहाँ भी बात करनी चाहिए थी। यहाँ में बोलना चाहिए था कि मैक्सिमम है, पी मैक्सिमम है, पी मिनिमम है और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। बस यही बोलना चाहिए था कायदे से। इस फॉर्मूले को मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था। इसको आपको इसे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई चांस नहीं है। एनसीईआरटी में जो दिए हैं बातें उन पर थोड़े हायर लेवल के सवाल दिए जा सकते हैं, और जिस फॉर्मूले का जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में या जिस थ्योरी का जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, टच भी नहीं किया, उसके आने का कोई चांस नहीं। अदरवाइज मैटर विल बी अनलिमिटेड और आप उसे कर ही नहीं पाएंगे और कभी कॉन्फिडेंस तो आ ही नहीं पाएगा आपको। इतना तो कम से कम बहुत क्लियर हो जाइए कि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो अगर मैंने आपको इसको पढ़ाया है तो आपको मुझे गाली देनी चाहिए कि भाई क्यों पढ़ा रहा है मुझे, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या, या तेरह ही सब्जेक्ट पढ़ते रहूं क्या बस में, या आपको ये नहीं पढ़ना है। हाँ, इन पे फोकस करें। किसी भी सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया एनसीईआरटी में उस पर सवाल आने का सवाल ही नहीं। मैं भी चलिए मान सकता हूं कि है, जस्टिफाई कर सकते हैं बहुत सारे लोग कि ये देखो आया, ये देखो आया, तो भाई पहले वो तो कर लो जो सब है और जो डेफिनेटली आएगा। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो तो उसमें 10,000 कॉन्सेप्ट पढ़ूं तो किसी एक के आने के चांस है, पर इसमें तो जो पढ़ूं तो हर एक के आने के चांस है। एक बार इसकी मास्टरी हो जाए, इसे 500 बार पढ़ ले, 1000 बार पढ़ ले, 2000 बार पढ़ ले, उसके बाद टाइम बचे तो कचरा और समेट लेना जो तुम्हारे टीचर पढ़ाते हैं तुम्हें इधर उधर। जितना भी प्रिंटेड मैटर है आज की डेट में सारा आउटडेटेड है। कोई भी हो, कोई भी कोचिंग हो, तो डेफिनेटली सारा मैटर पुराना बना हुआ है, वो आपको समझना होगा। तो बढ़िया बात इसने की
चलिए बस ठीक है, अपने को ये पता है कि जब अपन पास हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, के मैक्सिमम है, पी मिनिमम और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, बात खत्म। एग्जांपल 8.8 देखते हैं। 400 kg सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट सर्कुलर है कि एलिप्टिकल है, थोड़ा सा ध्यान दें, हालांकि कुछ ज़्यादा आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ वो तो है कि एलिप्टिकल है तो कम से कम आप MDR एज अ कांस्टेंट लगा सकते हैं, और सर्कुलर है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइएगा √gm/r, वो चीज़ जरूर है। V proportional to 1/r for elliptical orbit and V proportional to 1/√r for circular orbit, इतना ही फर्क केवल आपको संभालना है। 400 kg का सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में है, रेडियस 2 आ रही है अबाउट द अर्थ, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 आ रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द चैप्टर। बहुत बार आ भी चुका है, इसलिए डायरेक्टली नहीं आएगा, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर है। आप हेडिंग दे दीजिए, मैं आपको इसे थ्योरी में पढ़ा देता हूँ। हेडिंग दे दीजिए, वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ सैटेलाइट, टू ट्रांसफर अ सैटेलाइट फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, work done or energy required to transfer a satellite from a lower orbit to a higher orbit. ये अर्थ है, ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, मान लेते हैं ये RI है और ये मान लेते हैं RF है। हम लोग को ऑर्बिट के ही रेडियस दिए जाते हैं हमेशा। हम एक सैटेलाइट को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना चाहते हैं, जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को आप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं, या वहाँ आप इलेक्ट्रॉन के हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आने की बात करते हैं। दोनों ही बातें यहाँ भी संभव है। यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। इसमें बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, ये चेंज इन टोटल एनर्जी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। एक ऑब्जेक्ट की अगर हम हाइट बढ़ाते हैं, बेसिकली हम हाइट बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ ही रही है, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ ही रही है। हम हाइट बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ ही रही है, पर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं था। उस नए ऑर्बिट में जाके वेलोसिटी सेम थोड़ी ना रहेगी। अगर वेलोसिटी सेम रहती, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना होता, तो ये वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता। जब आप एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और नॉर्मल मैकेनिक्स में जब हम एक ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ाते हैं तो सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, क्योंकि तब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। पर ये सैटेलाइट है और इस नए ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी अलग डिफाइंड है √gm/r से। यही बस 5 स्टार 6 स्टार लगा के लिख दीजिए कि here work done is not equal to change in potential energy। जो वर्क डन है या जो एनर्जी टू बी सप्लाइड है, एनर्जी टू बी सप्लाइड है, that is equal to delta total energy। तो फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी, चेंज मतलब फाइनल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो टोटल में तो 2 आता ही है, और टोटल नेगेटिव भी होती है। बस ये अब आप कर लीजिएगा, ये खत्म, इतना। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जब हाइट रेज करते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जो हाइट रेज करते हैं, तो ऊपर उठाने में जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पर ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मूविंग ऑर्बिट है, तो जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो चेंज इन टोटल एनर्जी। नए ऑर्बिट में वेलोसिटी भी डिफरेंट हो, या वेलोसिटी कम हो गई हो, या काइनेटिक एनर्जी कम हो गई हो। बिल्कुल यही का यही बातें सारी एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी वैलिड होती है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में ले जाएं, चाहे लोअर ऑर्बिट में ले जाएं। एक्साइट करें और हायर ऑर्बिट में ले जाएं, या डी एक्साइट करें और लोअर ऑर्बिट में लाएं, आपको हमेशा टोटल एनर्जी चेंज देखना चाहिए, ना कि पोटेंशियल एनर्जी से। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर तो बन ही जाएगा जो भी बनना है। वर्क डन इज चेंज इन टोटल एनर्जी, और टफ और टू टफ और ये टोटल वाले में 2 आता है, ये आपने ध्यान रख लिया तो बस आपके काम खत्म, दैट्स इट। एक जरूर वार्निंग और रखिए, कभी कभी अचानक हम ये गलती कर बैठते हैं
ज्यादा ध्यान दिए बगैर सडनली ऑल ऑफ अ सडन हमारे अंदर से आवाज निकल आती है कि P plus K is equal to P plus K, यहाँ वैलिड नहीं है, फिर से वार्निंग में भी 5 स्टार दे दीजिए। यार एनर्जी कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। इन सवालों में एनर्जी कंजर्वेशन आपको नहीं लगाना है। इन सवालों में एनर्जी कंजर्वेशन आपको नहीं लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन तो तब लगाते हैं जब मैं यहां से ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को फेंक देता हूं और वो डिफरेंट हाइट्स पे होता है। यहाँ तो आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से एनर्जी सप्लाई करके दूसरे ऑर्बिट में ले जा रहे हैं, आपको वर्क करना पड़ रहा है। जब आप वर्क नहीं करते ना एक्स्ट्रा, तो एनर्जी कंजर्वेशन लग जाता है, ऐसा लिखिए। When no external work is done, when no external work is done, only then conservation law is applicable. कोई एक्सटर्नल वर्क जब हम नहीं करते हैं, केवल तब कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल होता है। एक बार हमने ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से छोड़ दिया, उसके बाद सिर्फ हम देख रहे हैं होते हुए कि ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, हम इस बीच उसे छू नहीं रहे हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में लगा सकते हैं। पर यहाँ तो आपको उसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक ले जाने के लिए आपको उसको टच करना पड़ेगा, आपको उसे एक एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ऊपर जाएगा। ये तो आराम से यहाँ घूम रहा है, ये तो यहाँ घूम रहा है, तो आप इसे धक्का मारोगे किसी रॉकेट वॉकेट के थ्रू, तभी हायर ऑर्बिट में जाएगा। अगर आप इसे किसी भी डिस्कशन में एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटी के अलावा, तो ये भी बात लिख दीजिए, इफ एनी फोर्स अदर देन ग्रेविटी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, if any force other than gravity act on an object, energy conservation should not be applied. ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स अगर काम कर रहा हो तो एनर्जी कंजर्वेशन आपको नहीं लगाना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये बात वाली बात एग्जैक्टली सही नहीं है, थोड़ी सी काम चलाओ मैंने बात की है आप, ताकि आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से बचें। पर अगर ग्रेविटी के अलावा कहीं स्प्रिंग फोर्स है तो भी एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाते ही थे। उन चीजों से मिक्सअप ना करें, और मिक्सअप हो रहा हो तो फिर सो बातें मेरी खत्म करते हैं, सॉरी बात पे ध्यान ना दें। एक्सटर्नल एजेंट अगर कोई वर्क कर रहा है, अगर एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क कर रहा है, तब तो उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं है। फिलहाल तो इतना ही ध्यान रखें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में और ये सैटेलाइट वाले केसेस में एनर्जी कंजर्वेशन हम नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी होता है, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। यहाँ इसने ये भी बात कही है कि व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं अलग से जनरल एक्सप्रेशन ही दे देता हूँ। पहले तो मैं मतलब मैं इसका डेटा पुट नहीं कर रहा, तो आप करके देख लीजिएगा। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, हेडिंग दे दीजिए, या चलिए इसी में पार्ट भी लिख दीजिए, चेंज इन टोटल। आपने सब सारी एनर्जी में फिर से चेंज लिख लेते हैं। इसमें पहला था चेंज इन टोटल एनर्जी, और वो आया था जो भी फॉर्मूला आ रहा था ना, अगर मैं उसको कॉमन ले लूं तो 1/Ri माइनस 1/Rf हो जाएगा, और टोटल में 2 आएगा। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलूं तो मेरे ख्याल से यही आएगा, ये तो बराबर आता है, पता नहीं सही है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखो, चलिए टोटल एनर्जी बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब घटी। इसको मैं सॉल्व करके देख ही लेता हूँ, जनरल फॉर्मूला निकाल ही लेता हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ये है K फाइनल माइनस K इनिशियल। ये तो मुझे पक्का है कि हायर ऑर्बिट में जब ये चला जाएगा ना, तो भाई साहब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। This is half m v final square minus half m v initial square, और v का फॉर्मूला में √gm में r डालने वाला हूँ, तो जाएगा हाफ m, कॉमन ले लेता हूँ, तो gm by r final square minus gm by r initial square, ये हो गया gmm by 2 into 1 by स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी ये रूट है, तो 1/r फाइनल माइनस 1/r। इसलिए हाँ, मैं इसमें से अगर माइनस बाहर ले लूँ, तो हाँ ये यही आ गया 1/Ri माइनस 1/r। जितना पॉजिटिव चेंज
टोटल एनर्जी में, टोटल एनर्जी तो बढ़ेगी, हायर ऑर्बिट में जाओगे तो टोटल एनर्जी तो बढ़ेगी क्योंकि आपने उस पर कुछ वर्क किया है, वो एनर्जी इसमें है अभी, टोटल एनर्जी तो बढ़ेगी, और जितनी टोटल एनर्जी बढ़ी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी घट रही है। जितना इसमें पॉजिटिव चेंज है उतना ही इसमें नेगेटिव चेंज है, जैसा कि एक्सपेक्ट हम कर तो रहे थे, पर भरोसा नहीं आया, तो डेरिवेशन इज ऑलवेज द बेस्ट सपोर्ट। और थर्ड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर फाइनल, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, प्लस जी एम ई एम अपॉन आर इनिशियल, तो ये जी एम ई एम अपॉन 1 बाय आर आई माइनस 1 बाय आर एक्स। इसको किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारे डिराइव करें बेसिकली, किसी को भी याद ना करें, हालांकि यहाँ थोड़ा दिमाग लगाया तो जा सकता है कि जितनी ये पॉजिटिव बढ़ रही है उतनी ये नेगेटिव घट रही है, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन में चेक भी कर लेता हूँ। और फिर चेंज पोटेंशियल एनर्जी का तो काइनेटिक एनर्जी से डबल ही होगा और पॉजिटिव होगा। जरा वैल्यूज देखी जाए इस न्यूमेरिकल की, चेंज इन टोटल एनर्जी की वैल्यू आई थी 3.13 इंटू 10⁹ जूल, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही नेगेटिव आ गई और पोटेंशियल एनर्जी उसकी डबल आ गई। चेंज इन पोटेंशियल चॉइस चेंज इन टोटल एनर्जी, हाँ ठीक है, ऑलराइट, ये हम अपने रूल बना सकते हैं, बना लेंगे, बढ़िया रूल बना लेंगे, इनके हम रूल बना सकते हैं। मेरी सलाह तो यही है कि बेसिक से कीजिए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन पर फोकस करें। हम इससे पहले ये डिस्कस करना चाहता हूँ थियरी से कि जब आप हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं तो पी बढ़ेगी कि घटेगी, के बढ़ेगी कि घटेगी, और टोटल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए चेंज इन एनर्जीज, चेंज इन वेरियस एनर्जीज, change in various energies when a satellite is raised to a higher orbit, change in various energies when a satellite is raised to a higher orbit। देखिए पहले मैं आपसे बात करता हूँ टोटल एनर्जी की, और वो होती है माइनस जी एम बाय 2r। तो अब r इंक्रीज हो रहा है, r इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, अगर r इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी इज डिक्रीज, पर इसकी वैल्यू होती नेगेटिव है, टोटल एनर्जी इज डिक्रीजिंग in negative value, therefore increase। भाई कोई चीज -10 से -2 हो गई तो वो इंक्रीज हो गई, इसको हम पहले इसकी वैल्यू का नेगेटिव में काफी ज्यादा आया करती थी, अब r बढ़ गया तो नेगेटिव में इसकी वैल्यू कम आ रही है, हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई तो आपका टोटल एनर्जी बढ़ गई, बस रटना है, इसलिए चेंज इन टोटल एनर्जी का साइन पॉजिटिव आ रहा है। अगर हाइट बढ़ गई तो थियोरी से बोले तो इसलिए बढ़ गई क्योंकि मैंने उसको कुछ एनर्जी दी, उस एनर्जी को पाके ये ऊपर गया है, तो इसकी टोटल एनर्जी बढ़ गई, तो चेंज इन टोटल एनर्जी जो कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है वो पॉजिटिव आएगा। हाइट के बढ़ने से चेंज इन टोटल एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। अगर ये सब हमें इरिटेटिंग लग रहा हो तो वैल्यूज ले लें, कोई भी वैल्यूज रैंडमली ले लें, जो उन्होंने दिए हैं वो आप ले लें, या थियरी से दिमाग में बैठाएं तो अच्छा तो है कि जब हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं तो ये लेस नेगेटिव हो रहा है, हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं तो ये लेस नेगेटिव हो रहा है, और यही बात पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी लागू हो जाएगी, बस वहां पे 2 नहीं आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, as h increases potential energy becomes less negative and therefore it increases। पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी और टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, डेल्टा पी भी पॉजिटिव आएगा और डेल्टा टी भी नेगेटिव आएगा। डेल्टा वी की वैल्यू उसको कायदे से नेगेटिव साइन के साथ नहीं देनी चाहिए थी। चेंज इन पोटेंशियल इज ट्वाइस द चेंज इन टोटल एनर्जी, आई डोंट एग्री टू इट। V final minus V initial
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव आएगा। हाइट बढ़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी तो बड़ी है। ये लेस नेगेटिव हो गया है। वो समझा तो सही रहा था, पर मेरे ख्याल से उसने आंसर गलत दिया है। हाइट बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ती है, तो हमें सबसे पहले पता है बचपन से कि हाइट बढ़ेगी तो mgh बढ़ेगा। हम तो उसी से कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। वही बात यहाँ भी करीब करीब लागू हो रही है रटने के लिए। तो हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ ही रही है, और टोटल एनर्जी भी बढ़ रही है क्योंकि आपने उसे कुछ एनर्जी दी है। और सबसे बड़ी बात है कि हाइट बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है क्योंकि स्पीड घट रही है। हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो आप mv² से ही काम चला देते हैं फिलहाल, और ऐसा लिख देते हैं as height increases v decreases so ke decreases। या ke का फॉर्मूला आपके पास प्लस g/2r पे है, और हम बोलते हैं as r increases a decreases। पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव साइन। तो फाइनल फैसला यही है, as height increases या r increases, total energy increases, potential energy increases and kinetic energy decreases। ये फैसला आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। ये अच्छे से याद रखना चाहिए। ऑफ कोर्स जो डेल्टा टोटल एनर्जी है वही डेल्टा के ही है, और ये सब डेल्टा पी के आधे। साइन अपना अलग से लगाएंगे, अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, चलिए और क्लियरली बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो जो टोटल एनर्जी में चेंज है वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, और ये दोनों चेंज पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के आधे हैं। हाँ, टोटल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होगा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज नेगेटिव होगा। टोटल एनर्जी में इन्होंने चेंज हमको पॉजिटिव दिया है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नेगेटिव दिया है, और गलती से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नेगेटिव साइन के साथ दे दिया गया है, जो कि गलत है। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, काफी कंफ्यूजिंग बातें हैं ये, और एनसीईआरटी में गलत है तब तो काफी गलती, काफी कॉन्फिडेंस कम हो ही जाता है हमारा। हाइट बढ़ती है तो फाइनली समरी दे रहा हूं आपको कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बिकम लेस नेगेटिव। जब हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी बिकम लेस नेगेटिव एंड देयरफॉर दे इंक्रीज। और हायर ऑर्बिट में तो मुझे पक्का यकीन है ही कि हायर ऑर्बिट में तो स्पीड कम हो ही जाती है, तो हाफ mv² कम हो ही जाएगा। और डेल्टा का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, असली काम की बात ये थी कि जब आप एक सैटेलाइट को हायर ऑर्बिट में ले जाते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते नहीं है, और जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं है, वो चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर है। बस ये ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल। ओके फाइन। तो ये हम अगला डिस्कशन कर रहे हैं 8.11 का, जो कि कह रहा है जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स। कहता है इंटरेस्टिंग फिनोमेना अराइजेस if we arrange the value of re plus s such that t becomes equal to 24 hours। तो पहले तो आप यही हेडिंग दे दीजिए, खाली लिखे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट मत पढ़िए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मैं इसको प्यार से जीएसएस भी बुलाऊंगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मतलब अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ऑफ कोर्स स्टेशनरी का मतलब आप समझते हैं। तो जो सैटेलाइट अर्थ से देखने पर स्टेशनरी पाई जाए, लिख दीजिए, दिस सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, दिस सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी व्हेन सीन फ्रॉम अर्थ, दिस सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी व्हेन सीन फ्रॉम अर्थ। और ऑब्वियसली इसका मतलब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। लिख दीजिए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन अर्थ एंड जीएसएस शुड बी जीरो। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन अर्थ एंड जीएसएस शुड बी जीरो। जितनी देर में अर्थ एक चक्कर लगा के यहाँ वापस आ जाए ना, उतनी ही देर में ये सैटेलाइट भी वापस वहीं आ जाए। मैं आज यहाँ पर हूँ और ये सैटेलाइट यहाँ पे है, मुझे दिख रही है सैटेलाइट, और 24 घंटे में मैं वापस वहीं आ जाऊंगा जहाँ था। और अगर ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में वहीं आ जाए तो मतलब ये हमेशा मेरे साथ ही बनी हुई है।
हमेशा मेरे साथ बनी हुई है, तो ये हमेशा मुझे अपने सामने दिखी नहीं है, तो मेरे को ये स्टेशनरी तो कहूँगा मेरे रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए एक फाइनल फैसला हो गया 5 स्टार वाला। टाइम पीरियड ऑफ अ जीएसएस इज 24 आवर्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स है। जितनी देर में मैं एक चक्कर लगाता हूँ अपने ऑर्बिट के अबाव अर्थ पे बैठा बैठा, उतनी देर में ही ये जीएसएस भी एक चक्कर लगा लेती। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हम दोनों की 0 है। such that t becomes equal to 24 hours if the circular orbit is in the equatorial plane of the earth. Such a set, पहली एक बात मान लिख दीजिए, such a satellite can exist, such a satellite can exist only in equatorial plane, GSS. GSS appears only in equatorial plane. Equatorial plane का मतलब है a plane passing through equator। ये यहाँ पर ही नहीं हो सकती, बस यही होती है कायदे से। In a plane passing through equator, ये जो biggest circle है अर्थ की सरफेस पे, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर से गुजरने वाला जो प्लेन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार या 3 स्टार दे दीजिए। यह सैटेलाइट केवल इक्वेटोरियल प्लेन में ही एग्जिस्ट करती है, बाकी प्लेन में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती मैं आपको बता दूंगा, पर आप उस पर से दिमाग हटा लें, रटे हैं। इसका जवाब मुझे नहीं भी आता तो एग्जाम में से फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा क्यों नहीं होगा। आपकी इनक्विजिटिवनेस अपनी जगह नेचुरल है और उसको हमें एड्रेस करना भी चाहिए, बट बहुत आइडियली तो नहीं बढ़ावा देना चाहिए हमें इस इनक्विजिटिवनेस को। अगर हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हैं तो हमें इनकी बातें आपसे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। खैर आता हूं मैं थोड़ी देर में। इफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज एन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, सच अ सैटेलाइट हैविंग द सेम पीरियड एज द पीरियड ऑफ रोटेशन, रिवोल्यूशन नहीं, ऑफ अर्थ about the own axis would appear stationary when viewed from a point on earth. बस ऐसे ही लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए कि for a GSS time period is equal to time period of rotation of earth, rotation पे highlight कर रहा हूं, rotation of earth about its own axis, time period of rotation of earth about its own axis। अगर किसी और ऑर्बिट की बात करेंगे ना तो बहुत सारे रीजंस हैं, मैं मतलब पूरा डिटेल में ना तो मुझे आता है और ना मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और ना मैं कभी पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अगर ये एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी गेन कर ली तो मैं आपको बताए बगैर मानूंगा नहीं। जितना मुझे आता होगा पूरी जिंदगी में, जितना मैंने सीखा होगा, मैं चाहूंगा कि आप 1 साल में सीख जाओ। अगर कोई और ऑर्बिट होगा ना तो शायद वो अनस्टेबल ऑर्बिट होगा, उस पर एक फोर्स अनबैलेंस बच जाएगा। अदर ऑर्बिट में सैटेलाइट स्टेबल नहीं होती है, इक्वेटोरियल प्लेन में इसे होना चाहिए। मेरे पास इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है नहीं और मैं इसे सीखना भी नहीं चाहता। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की 2 कंडीशन मुझे समझ में आई। एक तो इसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए और इनफैक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी सेम होनी चाहिए, तभी तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0 आएगी। वो कहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शुड आल्सो बी सेम स्पीड से। अगर ये उल्टा चलेंगे तब तो ये दूर जाती हुई दिख जाएगी। इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सब वही होना चाहिए, सब वही होना चाहिए। और इक्वेटोरियल प्लेन में से लॉन्च किया जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन में से लॉन्च किया जाता है। इसे इक्वेटोरियल प्लेन में क्यों लॉन्च किया जाता है मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा सा मैंने हिंट देने की कोशिश की जिससे आपका कंफ्यूजन और बढ़ा ही होगा और 4 नए डाउट मन में आके बैठ गए होंगे। Having the same period of this, ये सब हो गया। Thus RE plus H is this much. This purpose works out to be large as compared to RE। एक काम क्या करें हम, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, calculate the radius of orbit, for a geostationary satellite, radius of orbit for a geostationary satellite। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे जाता हूं मैं, क्योंकि मुझे इसका टाइम पीरियड पता है, 2πr/v, वेलोसिटी नहीं पता है, इसलिए मैं ये √gm/r में चला जाता हूँ। t is equal to 2π √r3/gm पे चला जाता हूँ और अब मैं इस पूरे का क्यूब कर देता हूँ। p³ is equal to 2π का क्यूब into r3/gm। इसमें से मैं r³ जो अननोन है मेरा उसे
लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, कुछ ऐसा है, और अब इसका क्यूबिक रूट ले लेता हूँ मैं, 90 है। सर हाँ सर आपने क्यूब लेके स्क्वायर रूट कैसे हटा दिया? एक मिनट, हाँ वो मेरी गलती हो गई, ठीक है, ऑलराइट। ये मुझे पहले वहां से मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको ना t इज इक्वल टू 2 पाई r क्यूब बाय gm टू द पावर 1/2 लेते हैं। अब क्यूब लूंगा मैं इसका, अब क्यूब लूंगा, तो दोनों तरफ जब क्यूब लूंगा तो जाएगा t क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई, नहीं t स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हटाना है, सॉरी, पहले स्क्वायर रूट हटाना है, तो t स्क्वायर इज 2 पाई का स्क्वायर इनटू r क्यूब बाय gm। हाँ अब ठीक, अब हम r क्यूब को निकाल लेंगे, LHS पे ले आएंगे, अननोन को LHS पे लाना चाहिए, r क्यूब है t स्क्वायर इनटू gm अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और फिर अगर मैं पहले r को निकालूंगा तो मैं लिखूंगा t स्क्वायर इनटू gm अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इस पूरे का टू द पावर 1/3। ऐसी कोई एक्सप्रेशन मैं निकाल सकता हूं, और ये r ऑफ कोर्स ये r re प्लस h है, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे टाइम पीरियड तो 24 आवर्स को डालना पड़ेगा, सेकंड्स में ही लाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर हाँ अच्छा दम मांग रही थी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिली मिस्टेक इन दिस। टाइम पीरियड को 24 आवर्स डाल दीजिएगा, तो h की वैल्यू आ रही है, मैं तो आपको r भी याद कराना चाहूंगा, r 7 आ, जो h है वो है करीब 6 आर। हम ये दोनों आपको याद कराना चाहूंगा, एक इस पे आप ध्यान दे दीजिए, बाकी आप ये पूरा छोड़ सकते हैं। पहले मुझे स्क्वायर रूट हटाना था, तो पहले मुझे स्क्वायर लेना था, तो मेरी गलती हुई, पहले स्क्वायर रूट हटाना था तो मुझे दोनों साइड का स्क्वायर करना था, सर आर और क्यूब उसके कहाँ से आया? ये वाला तो अंडर रूट, ये ऐसे ही है ना, ये तो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, 2 पाई अंडर रूट gm, और ये r रूट r है, और फिर मैंने कहा था कि इसको आप अंदर ले चलिए, इस r को अंदर ले चलिए, तो रूट के अंदर जाके r स्क्वायर हो जाएगा, ये r टू द पावर 3/2 है, ये r टू द पावर 3/2 है, ये r क्यूब, ये r क्यूब का अंडर रूट है, r टू द पावर 3/2 का यही मतलब होता है, यस सर। ये r क्यूब इस पूरे का 1/2 है, तो r क्यूब का स्क्वायर रूट है। ये इन एक्सप्रेशंस की थोड़ी आदत डालनी है बस। अब फाइनली आप केवल ये रखना है आपको, इस पर आप 4 स्टार दे दीजिए। ये सैटेलाइट जो जियो स्टेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, तो चलिए आप 4 स्टार इस पे भी दे दीजिए, और 4 स्टार इस पे भी, इस सब पे भी 4 स्टार दे दीजिए। ये डायरेक्टली किसी न्यूमेरिकल में काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने 5 स्टार नहीं दिए, आप इसे रट भी नहीं पाएंगे, आपको डिराइव भी करना पड़ेगा। हाँ हम इसे कई बार करें तो, ताकि हम ये अंडर रूट r क्यूब वगैरह में हमारे डाउट खत्म हो जाए। ये आपको मेनली अब नई इंफॉर्मेशन केवल ये है कि जो सैटेलाइट होती है GSS, ये भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, पर ये क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ नहीं है, ये लाइन हम लिख सकते हैं, GSS is also an artificial satellite, but not close to surface of Earth. ये डिस्टेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइट जो है वो करीब 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ है। इन्होंने दिया 35,800 किलोमीटर हाइट की वैल्यू, याद कर लीजिए, वो डेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर मैं किसी डेटा को कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 35,800 किलोमीटर याद कर लीजिए, और याद करने में 3500 किलोमीटर, और ये जो अगली डिजिट है वो 3 और 5 का सम है, 358, अगली डिजिट है 3 और 5, अगर याद रह गए तो 35800।
Okay. Which is much larger than RE satellites and circular orbits around the Earth in the equatorial plane, जिनका time period 24 hours है, are called geostationary satellites. Clearly, since the Earth rotates with the same period, the satellite would appear fixed from any point on the Earth, and it takes very powerful rockets to throw up a satellite in such a large height. Rocket वाली बात important नहीं है of the Earth, but this has been done in view of the several benefits of many practical applications. यहाँ तक कोई भी बात इन्होंने खास हमें नहीं बताई है, और ये डायग्राम में पोलर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। जरा नीचे देखते हैं, it is known that electromagnetic waves above a certain frequency are not reflected from the ionosphere. सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। broadcasts which are in frequency range Yes, sir. काफी यस सर। वीडियो भी पॉज हो गया है। तो मैं आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एप्लीकेशंस बता रहा हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्चुअली क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स हम लोग टीवी टावर वगैरह से भेजते हैं ना, इनमें से बहुत सारी वेव्स स्काई में आयनोस्फीयर होता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ जाते हैं। यहाँ से आपने वेव्स भेजी और स्काई से रिफ्लेक्ट होकर ये यहाँ रिसीव हो, और कुछ वेव्स होती हैं जो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, तो फिर ये स्पेस में कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ना, उससे टकरा के आती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हैसियत एक रिफ्लेक्टर से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ वेव्स स्काई से टकरा के वापस आ जाती हैं, उन्हें स्काई वेव्स कहते हैं। हमारे को तो यहाँ से हमने वेव्स भेजी है और यहाँ हमारे घर में टीवी में सिग्नल आना चाहिए। जो कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं तो इसमें से बाहर निकल जाती है, उनको ये हमारी सैटेलाइट से टकरा के ये वापस हमारे घर तक आ जाती है। इतना ही मकसद है, और इन्होंने डिटेल में दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप ये लिख दीजिए, EM waves, electromagnetic waves, above a certain frequency, EM waves above a certain frequency are not reflected from ionosphere. EM waves above a certain frequency are not reflected, not को underline कर दीजिए, not reflected from ionosphere, important है ये, पूरे डिस्कशन पे important लिख दीजिए। और ये फ्रीक्वेंसी, जिससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होती, उस फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसा ब्रैकेट में लिख दीजिए, दिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव्स 2 megahertz to 10 megahertz, रेडियो वेव्स जिनकी रेंज ये आपको याद करनी चाहिए, 2 megahertz to 10 megahertz are reflected by the ionosphere. ये तो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये तो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब वो हम लिख नहीं रहे, आगे कह रहा है 10 रेडियो वेव्स broadcasted from an antenna can be received at points far away from the direct wave, where the direct wave failed to reach on account of the curvature of Earth. देखो, यहां से अगर मैंने वेव्स एमिट की ना, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अर्थ कर्व है। मैंने अगर इस डायरेक्शन में भी भेजी, इस डायरेक्शन में भी भेजी, तो डायरेक्ट क्या पता आ पाए या ना आ पाए। यहाँ है, मान लीजिए मैं हद से ऐसे भेज सकता हूँ, तो यहाँ रिसीव नहीं होगी, पर अगर यहाँ मैंने एक कुछ स्काई वेव रखा, स्काई से रिफ्लेक्ट हो रही है या सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पहुंच सकती है। एक लाइन लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए कि डायरेक्ट वेव्स, मेरे हिसाब से तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वेव्स फेल टू रिसीव
fail to reach, बस on account of curvature of earth. डायरेक्ट वेव्स जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, फेल टू रीच ऑब्वियसली हम तक नहीं पहुंच पाती हैं ऑन अकाउंट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ. अर्थ मुड़ जाता है और वेव सीधी निकल जाती है. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक स्टार देने लायक है. क्या द वेव्स यूज्ड इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मच हायर फ्रीक्वेंसीज एंड thus cannot be received beyond the line of sight. स्ट्रेट लाइन को लाइन ऑफ साइट कर रहा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. ये जो लाइन है ना, इसको लाइन ऑफ साइट कह रहा है. तो टीवी वगैरह जो वेव्स है ना, वो ज्यादा लाइन ऑफ साइट में हमें रिसीव नहीं हो पाएंगी. अब असली वो काम की बात आ रहा है. A geostationary satellite appearing fixed above the broadcasting station can however receive the signals and broadcast them back to a wide area on the earth. बस इतना ही लिखिए, आपने एक ही बात लिखी है कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स like TV waves, high frequency waves like TV waves which pass through ionosphere, जो ionosphere में से गुजर जाती हैं, are reflected by GSS. वो geostationary satellite से रिफ्लेक्ट होती हैं. जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो आयनोस्फीयर में से तो गुजर जाती हैं, पर वहां पे GSS से टकरा के वापस आ जाती हैं एंड रिसीव्ड बैक ऑन अर्थ. सारी काम की बातें हैं ये. The INSAT group of satellites sent up by India are one such group of GSS. हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं. Widely used for telecommunication India. मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जो GSS है that is used for communication, telecommunication, वो कहीं ना कहीं आपके आ ही चुका है. फिर से लिख दीजिए, GSS used for telecommunication. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग है टेलीकम्युनिकेशन. आगे कह रहा है अनदर क्लास ऑफ सैटेलाइट्स आर कॉल्ड पोलर सैटेलाइट. तो आप हेडिंग दे दीजिए पोलर सैटेलाइट. और इनके बारे में तो ऑब्वियसली ये डायग्राम में इसने लिखा है. ये जो पोलर सैटेलाइट है ना, इसका ऑर्बिट ये है, इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं है. जिसने डायग्राम के नीचे लिखा है वो पढ़ के बताता हूँ. क्या था पोलर सैटेलाइट, अ स्ट्रिप ऑन द अर्थ सरफेस shown shaded is visible from the satellite during one cycle. For the next evolution satellite, the earth has rotated a little on its axis. ये सब तो छोड़ दीजिए, बेकार बातें हैं. आप तो बस ये लिख दीजिए these are low altitude satellites. ये जो पोलर सैटेलाइट है ये लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट है. 500 to 800 किलोमीटर, 500 to 800 किलोमीटर इनकी हाइट है. They go around the poles. एक वो इक्वेटर के अराउंड था ना, जो जीएसएस था वो इक्वेटर के अराउंड था, और जो पोलर सैटेलाइट है वो पोल्स के अराउंड उसका ऑर्बिट है. गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी आप लिख लें, पता नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है शायद. अब तो नॉर्थ साउथ ही तो हुआ, इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. Whereas the Earth rotates around its axis in an east-west direction. Earth यहाँ से ऐसा अलग से लाइन लिख दीजिए कि Earth rotates from east to west. Earth अपने एक्सिस के अबाउट ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है. Earth rotates east-west. इन सब का कोई मतलब नहीं है. Since the time period is around 100 minutes. बस ये एक लाइन लिख दीजिए, ये 4 स्टार दे दीजिए. टाइम पीरियड ऑफ अ पोलर सैटेलाइट इज 100 मिनट. टाइम पीरियड ऑफ अ पोलर सैटेलाइट इज 100 मिनट. अराउंड 100 मिनट बोला है, 100 मिनट चलेगा. ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया. कहता है इट क्रॉसेस एनी एल्टीट्यूड मेनी टाइम्स अ डे. एक दिन में कई बार गुजरता है. हाउएवर सिंस इट्स हाइट इज अबव द अर्थ इज अबाउट 400 500 से 800 किलोमीटर, अ कैमरा फिक्स्ड इन अर्थ कैन व्यू ओनली स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ द अर्थ in one orbit. Adjacent strips are viewed in the next orbit, so that in effect the whole Earth can be viewed strip by strip during the entire day. These satellites can view polar and equatorial regions at close distances with good resolution. Information gathered from such satellites is extremely useful for remote sensing. अब आप लिख दीजिए use of polar satellites. Use of polar satellites. Number 1, remote sensing. Number 1, remote sensing.
Number 2, meteorology, METEROLOGY, meteorology, and environmental studies, remote sensing, meteorology, and environmental studies of the earth. मैं अगर आपको टाइम पीरियड की बात बताऊं ना, तो टाइम पीरियड की मैं एक लिस्ट बनाता हूं जो 400 किलोमीटर की हाइट पर है ना, जो 400 किलोमीटर की हाइट पे है उसका टाइम पीरियड है 85 मिनट्स। जो 500 to 800 किलोमीटर है उसका टाइम पीरियड है 100 मिनट्स। फिर ये जीएसएस है जो 35,800 किलोमीटर की हाइट पर है, इसका टाइम पीरियड है 24 आवर्स। ये जीएसएस है, ये पोलर सैटेलाइट, ये नॉर्मल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और फिर आती है बात मून की, और इसका टाइम पीरियड है 27.3 डेज। ये हमने अब तक वेरियस चीजें पढ़ी हैं, बड़ी अच्छी समरी आपकी हो गई है, इस पे नजर मारते रहिए बस। कम से कम ये एक इम्पोर्टेंट डेटा भी एडिशनली आ ही गया। ये इनमें से कुछ भी पूछ लेते हैं, ये नहीं पूछते, बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अब हम अपने डिस्कशन की आखिरी बात पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की, छोटा सा डिस्कशन है वेटलेसनेस। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, काफी फैसिनेटिंग डिस्कशन है। वेटलेसनेस, जीरो ग्रेविटी, हेडिंग दे दीजिए वेटलेसनेस। थियरी ही थियरी है, पर हाँ इंटरेस्टिंग है और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। The weight of an object is the force with which the earth attracts it. पहले तो ये लाइन लिख दीजिए। The actual weight of an object is the force with which earth attracts it. W is equal to mg. मास m के ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से खींचता है, उस फोर्स को हम ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। Weight of an object is the force with which the earth attracts it. ठीक है। Now we are conscious of our own weight when we stand on a surface. कहता हमें ये पता नहीं लगता, जरा काम की बात हो रही है। कहता अर्थ हमें किस फोर्स से खींच रहा है हमको थोड़ी पता लगता है। जब हम किसी सरफेस पे खड़े होते हैं तो वो सरफेस हमें रिएक्शन देता है, हमारे को किसी भी वही फोर्स का फील हो सकता है जो हमारे एफबीडी में बाहर से आता। मेरे बाहर से फोर्स आता है अर्थ का रिएक्शन, जब मैं किसी सरफेस पे खड़ा होता हूँ ना तो मुझे रिएक्शन मिलता है, तब मैं उसका कॉन्शियस होता हूँ अपने वेट का, तब मुझे पता लगता है भाई मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। अर्थ हमें अगर किसी फोर्स से खींच रहा है ना तो हमें पता नहीं लगता। कहता we are conscious of our weight when we stand on the surface, since the surface exerts a force opposite to our weight to keep us at rest. The same principle holds good when we measure the weight of the object in a spring balance. पहले तो मैं आपको ये लिख दूं, काम की बात ये, बड़ी काम की बात ये है कि जो वेट हम फील करते हैं वो हमें रिएक्शन जो जमीन से मिलता है ना, जिस सरफेस पे हम खड़े हैं उसको हम अपना वेट हम फील कर पाते हैं, हम अपना ट्रू वेट फील नहीं कर पाते हैं। ये लाइन लिख दीजिए। देखिए, a person is not able to feel his true weight. एक व्यक्ति अपने ट्रू वेट को फील नहीं कर पाता है। और हेडिंग लिख दीजिए इफेक्टिव वेट, इफेक्टिव apparent weight, apparent weight, इसको बोलना है आपको रिएक्शन from bottom surface, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते थे ना न्यूमेरिकल्स में। आप खड़े हैं, एक्शन है mg और नॉर्मल रिएक्शन है n। ये mg है, ये जमीन पे एक्शन है, और जमीन से जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, यही मेरा mg डैश होता है, यही मेरा इफेक्टिव रेट होता है, यही मेरा एपरेंट रेट होता है। मैं जमीन पे एक्शन लगाऊंगा, जमीन से जो मुझे रिएक्शन मिलेगा, जो कभी कभी m/g+a भी होता है, कभी कभी m/g-a भी होता है, कभी कभी mg भी होता है, वो मेरा एपरेंट रेट होता है। हमें अपना वेट का पता तब लगता है जब हमारे एफबीडी में हमारे बाहर से ये फोर्स हमारे ऊपर एक्ट करता है। वेट तो हमेशा हमारा mg रहता है,
और जितना हम फील कर रहे हैं वो mg डैश कहता है। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। The same principle holds good when we measure the weight of an object by a spring balance hung from the fixed point. For example, the ceiling. The object would fall down unless it is subjected to a force opposite to the gravity. सच से अगर आपने स्प्रिंग बैलेंस रखा है और स्प्रिंग बैलेंस से मास टांग देते हैं तो पहले तो वो मास झटके से नीचे गिरेगा, फिर जरूर कहीं स्प्रिंग में फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। पहले वो मास नीचे गिरेगा, फिर स्प्रिंग में फोर्स आएगा, वो मास पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब मास पे दो फोर्स होंगे, एक ग्रेविटी का और एक जो ऊपर से आ रहा है। The object would fall down unless it is subjected to force opposite to gravity. This is exactly what the spring exerts on the object. This is because the spring is pulled down a little by the gravitational pull of the object, and in turn the spring exerts a force on the object vertically upwards. स्प्रिंग बैलेंस में जो वेट होता है ना, वो उस फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। ऐसा डैश करके लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्प्रिंग बैलेंस the effective weight is the force exerted by the spring on the block in upwards direction. ये जो ऊपर फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स, भाई इसके बाहर से आ रहा है ना, जमीन पे खड़े हैं तो जमीन से आना चाहिए। और अगर स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ कनेक्शन है हमारा, तो ऊपर से जो फोर्स आ रहा है। हमारे एफबीडी में ग्रेविटी के अलावा जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो हम अपना वेट फील करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से जो आप वेट नापते हो, तो जो ऊपर से आता है वही इफेक्टिव वेट स्प्रिंग बैलेंस नाप के बताता है। स्प्रिंग बैलेंस वाली बात आप भूल सकते हैं, मतलब धागा है तो टेंशन, एपरेंट वेट जो है ना, एपरेंट वेट जो है वह है या तो नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन। अगर आप जमीन पे खड़े हैं तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपका वेट है जो आप फील करोगे, या धागा है या स्प्रिंग है तो जो टेंशन है वो एपरेंट वेट है जो आप फील करोगे। स्प्रिंग से यदि मैं आपको उठा लूं ना, तो स्प्रिंग में जो टेंशन है वो आपका इफेक्टिव वेट रीड करके बताएगी मशीन। बस अगले पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्टली तो काम की बातें नहीं है, मतलब खैर हाँ, इस वाली बात पे आप 3 स्टार दे दीजिए। अगर आप जमीन पे खड़े हैं तो नॉर्मल रिएक्शन आपका एपरेंट वेट है। वेटलेसनेस से पता नहीं इसका कितना लेना देना है, ये बातें ऐसे कायदे से तो न्यूटन्स लॉ के ही चैप्टर में पढ़ानी चाहिए थी। Now imagine that the top end of the balance is no longer held fixed to the top ceiling. ये कहता है मैं इसको स्प्रिंग को काट दिया, अगर स्प्रिंग को काट दिया तो टेंशन 0 हो जाएगी, और टेंशन को मैंने एपरेंट वेट बोला था, ऐसे ही डैश करके लिख दीजिए। When spring is cut, mass falls freely. स्प्रिंग को जब काट देते हैं तो मास फ्रीली गिर जाता है, एंड टेंशन इन द स्प्रिंग बिकम्स 0। स्प्रिंग अगर काट दी तो टेंशन 0, सो द इफेक्टिव वेट 0। टेंशन ही इफेक्टिव वेट है। Now imagine that the top end of the balance is no longer held fixed to the top ceiling of the room. Both ends of the spring as well as the object move with identical acceleration g. ये इसने बहुत अच्छी बात कही है। पहली बात तो ये है कि हाँ, ये वेटलेसनेस हो गई, शायद आपको समझ में आ गया। टेंशन 0 और टेंशन ही मेरे एपरेंट वेट के बराबर होता है। जिस फोर्स से अर्थ इसे खींच रहा है वो तो आज भी mg है, पर टेंशन 0 है, तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन। वेटलेसनेस का असली कारण है, आप लिख दीजिए, 5 स्टार देके लिख दीजिए, रीजन ऑफ वेटलेसनेस इज जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन। जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन, बस ये जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन को बस हाईलाइट करना है आपको। अभी जब मैंने इसे स्प्रिंग काट दी ना, पहले तो ये ऐसी थी और इसका एक्सेलरेशन कुछ था, अभी जब इसको काट दिया ना तो इसमें भी एक्सेलरेशन जी है और इसमें भी एक्सेलरेशन जी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। अगर इसको मैं पकड़ के रखता स्प्रिंग को, तो इन दोनों में एक्सेलरेशन अलग अलग होते, इसमें कम होता और इसमें ज्यादा होता। और अगर इसको मैंने काट दिया ना, तो इससे पहले कि ये मास स्प्रिंग को पुल करे, सब पूरा सिस्टम नीचे चला जाता है। ये मास स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच पैदा कर ही नहीं पाती, स्प्रिंग में टेंशन है ही नहीं। मैं अगर एक लिफ्ट में खड़ा हूं और लिफ्ट की केबल किसी ने काट दी, तो इससे पहले कि मैं लिफ्ट के फ्लोर पे अपना वेट डालूं, वो लिफ्ट नीचे चली जाती, तो मैं अपना एक्शन ही नहीं लगा पाता, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं मिलता। ये स्प्रिंग बैलेंस के बजाय मैं वो लिफ्ट वाली बात ही आपको लिखवाऊंगा, 1 मिनट जरा देख लो।
इसने कहा now imagine that the top end of the balance is no longer held fixed to the top ceiling of the room. Both ends of the spring as well as the object move with identical acceleration. जी इसे underline कर लीजिए. That the both end of the spring, इस line को underline कर लीजिए. Both ends of the spring as well as the object move with identical acceleration g. The spring is not stretched. जैसे लिखिए उसमें the spring is not stretched and does not exert any upward force. जो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना उस पे स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही है. बेसिक बात यह है कि टेंशन जीरो हो गई है तो बड़ा अच्छा डिस्कशन, बहुत प्यारा डिस्कशन है, पढ़ना चाहिए आपको 3-4 बार. इतने डीप थ्योरी के सवाल कभी आते नहीं है, बट दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. The spring is not stretched and does not exert any upward force on the object which is moving down with acceleration due to gravity, and the reading recorded in the spring balance is 0 since the spring is not stretched at all. स्प्रिंग बैलेंस में जो टेंशन होती है वही वो रीडिंग पढ़ के बताता है. आज उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, तो स्प्रिंग बैलेंस पढ़ के बता रहा है 0. If the object were a human being, he or she will not feel his weight since there's no upward force on it. फिर से लिखिए आप एक लाइन लिखिए, a person feels his weight, his or her weight. A person feels his or her weight only when a person feels his or her weight only when there is an external force, only when there is an external force in its FBD. जब एक एक्सटर्नल फोर्स होता है इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, एक पर्सन अपने वेट को तब फील करता है जब उसके एफबीडी में एक फोर्स उसके बाहर से आता है, इन इट्स एफबीडी ब्रैकेट में अदर देन एमजी. एमजी के अलावा एक पर्सन अपने वेट को तब फील करता है जब उसके एफबीडी में उसके एमजी के अलावा उसके बाहर से एक फोर्स आता है. इसलिए जब मैं जमीन पे खड़ा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन, और अगर मैं धागे से किसी लटका हुआ है तो धागे में टेंशन. ऐसा लिख दीजिए, फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड normal reaction, for a person standing on the ground normal reaction, and for an object suspended through a spring or a string, and for an object suspended through a spring or a string, tension is equal to effective weight. या तो normal reaction या tension, ये effective weight होगा. mg is the force of gravity. अगर कोई पूछे ग्रेविटी ने आपको किस फोर्स से खींचा है तो वो तो हमेशा mg होगा, पर जो वेट आप फील कर रहे हो वो या तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा या टेंशन के बराबर होगा. अगर आपके बाहर से कुछ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, आप जमीन पे खड़े हो, तो समझाऊंगा अभी इस बात को. चलिए मैं कहता है, if the object were human being, he or she will not feel his weight since there is no upward force on him. Thus इसको अंडरलाइन कर दीजिए. नहीं, thus when an object is in free fall, it is weightless. And this is अगली लाइन में ये लिख दीजिए पहले कि when object is in free fall, it is weightless. जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है तो इसे वेटलेस कहते हैं. फ्री फॉल, वेटलेस और जीरो ग्रेविटी, यही वेटलेसनेस है. भाई जब कोई लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल रिएक्शन ये होता है. इसमें अगर a g के बराबर हो जाए तो n हो जाएगा m into g minus g, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 0 और ये वेटलेसनेस की कंडीशन होता है. अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे आए तो हम थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, तब ये नॉर्मल रिएक्शन होता है. एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो n है m into g plus a, एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो m into g minus a. और अगर कोई लिफ्ट की रस्सी काट दे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम g से ग्रेविटी से नीचे गिरेगा, तब वेटलेसनेस की कंडीशन हो जाएगी. मैं आपको थियरी से यही समझाना चाहता हूं कि अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं, मैं अभी इस पे एक्शन लगा रहा हूं, ये मुझ पे रिएक्शन लगा रहा है, जो मुझको रिएक्शन लगा रहा है वो मैं अपना वेट फील कर रहा हूं. अब अगर
फ्रीली फॉल हो रहा है मेरा, मैं छत से गिर पड़ा हूँ कहीं, हवा में हूँ, छत से निकल पड़ा हूँ और हवा में हूँ, तो जितनी देर में हवा में हूँ मुझ पर कोई रिएक्शन तो है नहीं, और रिएक्शन नहीं है तो बस मेरा वेट मैं फील ही नहीं कर रहा। क्या होता है जब आप लिफ्ट पे खड़े होते हो ना, तो जब आप एक्शन, अगर लिफ्ट फ्रीली गिर रही है, लिफ्ट फ्रीली गिर रही है, आप ये यहाँ खड़े थे, 1 मिलीमीटर का गैप था सपोज आप में, और ये फ्रीली गिरने लगे, जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन से, जो एक्सेलरेशन इसमें है वही इसमें भी है, तो इससे पहले कि मैं अपना एक्शन जमीन पे लगा पाऊँ, ये थोड़ा नीचे चला जाता है, तो मैं एक्शन लगा ही नहीं पाता। जब मैं एक्शन ही नहीं लगा पाता तो मुझे रिएक्शन नहीं मिलता, समझा? मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और ये मुझ में तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम ग्रेविटी के कारण जी हो सकता है, इसमें भी सपोज जी हो रहा है, तो इससे पहले कि मैं अपना एक्शन लगा पाऊँ ये नीचे चला जाता है। जब भी n 0 होता है तो वेटलेसनेस की कंडीशन मानी जाती है। जब भी n 0 आप एक्शन ही नहीं लगा पा रहे, तो अगर अब तक की बात हमें समराइज करनी थी तो एक्सेलरेशन के लिए, वेटलेसनेस के लिए एक ही कंडीशन काफी है, जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन। मैं इस पे खड़ा हूँ और इसका भी एक्सेलरेशन जी है और मेरा भी जी है, तो हम दोनों का एक्सेलरेशन जी है, जब फिर मैं इस पे अपना एक्शन लगा ही नहीं पा रहा, ऐसा लिख सकते हैं, when the body and the support both fall down with G, when the body and the support both fall down with G, जब बॉडी है और सपोर्ट है ये दोनों जब G से नीचे गिरते हैं, then the body is not able to exert any action, बॉडी कोई एक्शन नहीं लगा पा रही है, body is not able to exert any action, so there is no reaction, and so weightlessness, n जो होता है वही apparent weight होता है या वही effective weight होता है, रिएक्शन नहीं है तो वेटलेसनेस होगी। और बेसिकली सबसे काम की बात, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, अगर वेटलेसनेस पे क्वेश्चन आता है तो आपको छांटना पड़ेगा, कह रहा है जो ऑप्शन का है जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन, पूछेगा कॉज ऑफ वेटलेसनेस इज, तो एक ही बात आपके काम की है और वो है जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये n 0 है या t 0 है, ये बातें शायद आपसे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, ये आपके समझने की है। ये पूरा जो डिस्कशन इसने किया है आपको 4-5 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, इन अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सैटेलाइट हैज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हिच इज एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट दैट पोजीशन। जिस हाइट पे सैटेलाइट है उस हाइट पे जो जी डैश की वैल्यू है, सैटेलाइट के हर पोर्शन में उतना जी डैश होता है, और मैं अगर सैटेलाइट पे खड़ा हूं तो मुझ में भी उस हाइट पे जी डैश ही होगा। दिस इज thus in the satellite everything inside it is in the state of free fall। बस ऐसे ही कुछ लिख दीजिए, in a satellite there is no relative acceleration, in a satellite there is no relative acceleration, and so everything is in a state of free fall। सैटेलाइट में कहीं कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो है, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं, तो एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। बस हो गया। कह रहा दिस इज जस्ट एज इफ वी वर फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से आप टपक पड़ो तो आप फ्री फॉल में हो। फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी के फॉल को कोई अपोज नहीं कर रहा, तो आप फ्रीली गिर पा रहे हो। ग्रेविटी ने जो आप में फॉल पैदा किया है उसको कोई अपोज नहीं कर रहा, तो आप फ्रीली गिर पा रहे हो। जब तक ऑपोजिशन नहीं आएगा तो आपको अपने वेट का फील नहीं आएगा, कोई आपको अपोज करेगा तो ही आपको फील आएगा कि आप क्या हो, वरना तो आपको कोई फील ही नहीं है। ये हाथ है कि नहीं मुझे नहीं पता, कोई इसको अपोज करेगा तो मुझे पता लगेगा कि ये हाथ है। ऑपोजिशन आना चाहिए, कुछ बाहर से फोर्स आना चाहिए। कहता दिस thus in a manned satellite people inside experience no gravity। इसको मैंने जीरो ग्रेविटी कह दिया था, लिख दीजिए सैटेलाइट मींस जीरो ग्रेविटी। सैटेलाइट को नो ग्रेविटी आप कह सकते हैं। देखिए सैटेलाइट की तो हाइट तो सिर्फ 500 किलोमीटर ही है, वहां जी डैश जीरो नहीं है, वहां यहाँ 9.8 है तो वहां 9.6 है, अच्छा खासा जी डैश है। उस हाइट पे जी डैश जीरो नहीं है, ऐसा लिख दीजिए कि जी डैश एट दैट हाइट, at the height of a satellite is not zero, nowhere। जी डैश सिवाय इंफिनिटी के कहीं भी जीरो नहीं है, तो कोई भी सैटेलाइट हो वहां उस हाइट पे जी की वैल्यू जीरो नहीं है। जी डैश at that height is not zero, effective g is zero। Gravity for us defines the vertical direction and thus for them there are no horizontal or vertical direction।
हम लोगों के लिए ग्रेविटी की डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन है। कोई चीज गिरती जो है वही ग्रेविटी की डायरेक्शन है और उसी को हम वर्टिकल डायरेक्शन मानते हैं। ब्रैकेट में बात लिख दीजिए, इन अ सैटेलाइट देयर इज नो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। सैटेलाइट में आप पहचान नहीं सकते कि क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और क्या वर्टिकल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन सेम है। The pictures of the astronauts floating in a satellite show this fact. सैटेलाइट में फ्लोट करते रहते हैं क्योंकि कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन तो है नहीं, वो तो ऐसे भी निकल लें, वो किसी भी एफर्ट करेंगे तो वो ऐसे भी निकल लेंगे, उनके लिए सारी डायरेक्शन सेम है। हम लोगों के लिए तो प्रिफर्ड डायरेक्शन है कि हम ऐसे ही गिरेंगे और यही वर्टिकल डायरेक्शन है, तो उनके तो वो कहीं भी निकल लेंगे, कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है। काम की बात केवल ये है, एक तो ये कि जीरो रिलेटिव एक्सीलरेशन के कारण वेटलेसनेस होती है। दूसरी बात यह है कि मैं क्या हूं ये मुझे नहीं पता। जब मेरा कोई ऑपोजिशन आता है, मेरे अस्तित्व पे जब खतरा आता है तो मुझे पता लगता है मैं क्या हूं। ऐसे ही अर्थ ने जिस फोर्स से मुझे खींचा वो तो हमेशा mg है, पर उसका मुझे कोई एहसास नहीं है। आज जब मैं खड़ा हूं और कोई मुझे रोक रहा है, mg के असर को होने से रोक रहा है मुझ में, तो मुझे पता लगता है कि मेरे अंदर कुछ है। ठीक है, तो अगर जमीन पे आप खड़े हैं तो नॉर्मल रिएक्शन आपके अपरेंट वेट के बराबर होता है, और अगर कोई रस्सी से पकड़ के आपको खींच रहा है तो रस्सी में जो टेंशन होती है वो आपके अपरेंट वेट के बराबर होती है। आपके एफबीडी में mg के अलावा आपके बाहर से जो फोर्स आता है वह हमारा एक्चुअल वेट होता है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है, मैं जमीन पे खड़ा हूं, जमीन में भी एक्सेलरेशन g है और मुझ में भी g है, तो मैं एक्शन नहीं लगा पाऊंगा, मुझे रिएक्शन नहीं मिलेगा, वो वेटलेसनेस। इसी प्रकार अगर सैटेलाइट में हम खड़े हैं तो उस हाइट पे ये अर्थ है, यहाँ 9.8 है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और यहाँ जी अच्छा खासा है 9.8 से 9.6 से ज्यादा हाइट पे तो है नहीं, ये 500 किलोमीटर की हाइट पे है, यहाँ जी अच्छा खासा है। पर यहाँ सैटेलाइट के अंदर जो आदमी खड़ा है और जो सैटेलाइट खड़ा है, बोथ एक्सपीरियंस सेम एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अर्थ। ये क्लास लाइन और लिख सकते हैं, एस्ट्रोनॉट खत्म करना है। both experience same acceleration, both experience same acceleration towards earth, both experience same acceleration towards earth, both experience same acceleration towards earth, and therefore the astronaut feels weightlessness, zero relative acceleration. Both experience weightlessness, zero relative acceleration. ठीक है, that's all guys, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आपको अर्थ के बारे में जरूर बीच में डिस्कशन आया था कि वो अर्थ सिर्फ उन्होंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहा था, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट नहीं कहा था, सॉरी, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो वो ईस्ट वेस्ट कह रहा था बस, तो वो डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट है। ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट उसने नहीं कहा था, तो उस बात को अपन इग्नोर करें। वो नॉर्थ साउथ भी ऐसे ही उसने बस बोला था, साउथ टू नॉर्थ है, नॉर्थ टू साउथ कुछ नहीं बोला था पोलर सैटेलाइट में, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की बात कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ की, नॉर्थ टू साउथ की बात नहीं कर रहा। ऐसे अर्थ के रोटेशन में भी वेस्ट टू ईस्ट है कि ईस्ट टू वेस्ट है वो बात नहीं कर रहा, बस वो कह रहा है ये वाली डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट में। हाँ, अर्थ एक्चुअली वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वो मेरे से गलती से मैंने बोल दिया, उसे चेंज कर लें, वो पढ़ा है तो है नहीं एनसीईआरटी में।